हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विजय भाई नमस्कार। आपका भी स्वागत है भाई इस लॉकडाउन में। अनिल कुमार शुक्ला जी, बहुत अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ भाई। विजय सैनी जो कि एक डायरेक्टर हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं फेसबुक पर लाइव आऊँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं आ गया और सबसे पहले धन्यवाद इस धरती का जिसने जन्म दिया, उस माँ का, मुंबई नगरी का, कि मैं इस प्रोफेशन में यहाँ ठीक ठाक हूँ, ईश्वर का स्वस्थ हूँ और आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो लॉकडाउन में बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग जैसे फेसबुक पे कुछ लोगों ने लिखा कि अरे आप ऐसे खुश कैसे हैं, हम तो यहाँ झेल रहे हैं। तो भाई ये जो है लॉकडाउन का ये जो पीरियड है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है और जिंदगी को झेलना ठीक नहीं है। जीते रहिए, मस्त रहिए, उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं। हाँ, जिसको बहुत मुसीबत है, काफ़ी हम न्यूज़ देखते रहते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, दुख होता है, सबको दुख होता है। लेकिन जो लोग उतनी मुसीबत में नहीं है, जिनके घर में खाने की प्रॉब्लम नहीं है, एक्टर्स हैं और तमाम प्रोफेशन के लोग हैं, हाँ दिक्कतें तो आई, फाइनेंशियली सब पे इफेक्ट हुआ, हम पे भी हुआ। तो मस्त रहिए, डिप्रेशन में मत जाइए। अब इस तरह का जो डिप्रेशन, ये जो डल फील करना है, ये तो ऐसे भी होता ही रहता है जीवन में। कभी कभी काफी आपका दिन अच्छा नहीं होता है, तो उससे आप जूझते हैं ना, तो इससे भी जूझिए। अब कुछ लोगों का क्या है कि फेसबुक पे लाइक नहीं मिले तो डिप्रेशन में चले जाते, है ना। तो उनका कुछ कर नहीं सकते। भाई मेरा यही कहना है कि जैसे आप लोग में पूछ रहे हो कि क्या करें इसमें, तो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लगता है कि आपको अपने से जुड़ने के लिए दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों से और जो निगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे डिटैच होना पड़ेगा। अटैचमेंट के लिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको खुद से अटैच करने के लिए। अब जैसे हम सुबह उठते ही टीवी पे देखने लग जाते हैं न्यूज़, हमें पता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, न्यूज़ में वो एक ही चीज़ बार बार एक बच्चे वाला, प्लेटफॉर्म वाला दिखा रहे हैं जिसकी माँ मर गई। मुझे भी दुख होता है, बहुत दुख होता है। अगर बहुत दुख हो रहा है तो आप बाथरूम में चले जाइए, रो लीजिए थोड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन अब उसको हर समय कैरी करने का क्या मतलब है। अब ऐसे काफी लोगों को देखता हूँ जो फेसबुक पे कुछ लिखते हैं कि अरे लोग मर रहे हैं और ये देखो ये ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जीवन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कल कल 27 से कल लखनऊ में मेरी सगी चाची जी की डेथ हुई और कल ही मेरे जो दूसरे चाचा जी, उनकी बेटी की बेटी को बेटा हुआ। तो एक ही परिवार में, एक ही खानदान में एक की मौत हुई, चाचा जी की मौत हुई और उसकी बच्चा पैदा हुआ। तो ये जीवन है, ये हमारे घर में कल हुआ। तो इसको हमें हंसते खेलते, मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताऊं। नमस्कार भाई, नमस्कार फरीद खान साहब, नमस्कार प्रवीण, नमस्कार देवदत्त, नमस्कार नमस्कार। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे खाना बनाने का शौक है, किचन में चला जाता हूँ फुल कंसंट्रेशन के साथ। और ये आजकल की बात नहीं, मैं आपको बताऊं, जब दिल्ली में था तो काफी दिन ऐसे जाते थे जब बहुत ही अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता था। डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अच्छा नहीं लग रहा होता था, डल महसूस हो रहा था, तो डिप्रेशन हो सकता है ऐसी स्टेज में। तो मेरा शुरू से एक ऐसा था कि वो दिन
ऐसा होता था कि मैं किचन में चला जाता था और उस दिन कोई नई चीज़ बनाता था, गोभी मुसल्लम बना लिया या ऐसा कुछ बना लिया। उसके बाद फ़ोन घुमाया, लोग आए, अपने-अपने साथ लेके आए और खाया पिया और मस्त गाने बजाने हुए और सो गए। तो वही मैं आजकल करता हूँ, बढ़िया बनाते हैं, खाते हैं, हँसते हैं, बोलते हैं, दूसरी तरह से चीज़ों को लेते हैं, है ना? उसको हम जोक बना के ले लेते हैं सीरियस चीज़ को। इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं जो हमारे देश में हमारे भाइयों के साथ जो घटना घट रही है, बहुत गुस्सा भी आती है। मैं तो ईश्वर से गुस्सा, तो क्या कर रहे हो? ये गरीब आदमी गाँव जा रहा है, आप उसको कुचलवा दे रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन आप उसको हर समय कैरी नहीं करते। अपने को देखो और अपने हिसाब से अपने को एडजस्ट करो। अपने को हर आदमी दूसरे को बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिखाता है, खुद को सिखाओ। तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब ये नहीं पता था कि कल ये होने वाला है, हमें ना पता है, ना पता था और वो हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कितनी अच्छी चीज़ें अचानक हो जाती तो आपको पता होती कि ऊपर वाला क्या प्लान कर रहा है अपनी डायरी में आपके लिए। आपकी स्ट्रैटेजी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। तो आपकी प्लानिंग, तो जब आप के साथ आपको कुछ पता नहीं है, तो परेशान मत हो। ये समय आया है, निकल जाएगा। बस कोशिश करो, खुश रहो, मस्त रहो परिवार के साथ। और खूब बात कर लो, दोस्तों को फ़ोन मिला के बात कर लो, मैं तो करता हूँ। हाँ, तो भई और कौन फरीद साहब, दिल्ली में आपने महारथी नाम का नाटक किया जो प्रयोगात्मक नाटक था, उसका अनुभव बताइए। बताएँगे, बिल्कुल बताएँगे। तो सबसे पहले मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव, जो लोग और भी जुड़े होंगे तो, और मैं लखनऊ था। मैं एकदम सिलसिलेवार ना चल के मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं मुंबई में मुझे हो गए हैं करीब 26 साल। मैं 94 मई में आया था और मई में जब यहाँ आया, दिल्ली से आया था, लखनऊ से नहीं आया था। और लखनऊ से दिल्ली कब गया था मैं बताता हूँ। तो दिल्ली से जब मैं यहाँ 94 में आया तो आना-जाना लगा रहा, क्योंकि उस समय 1-2 सीरियल थे मेरे पास। एक था डीडी मेट्रो का कश-मकश और एक डीडी का मॉर्निंग सीरियल था, जो प्रभात दा डायरेक्टर थे, जो बहुत पुराने बंगाल के, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो उसमें आना-जाना लगा रहा। तो कुल मिला के एंड तक पूरी तरह से शिफ्ट हो गया था मैं 94 में। और फिर जो सिलसिला चला सीरियल ही का चला, लगभग हर चैनल के लिए सीरियल किए। और कौन साहब हैं, थैंक यू भौमिक जी, नमस्कार। और फर्ज नाम का, हाँ जी, फर्ज नाम का भी सीरियल, फर्ज में मैं नहीं था शायद, फर्ज में नहीं था, फर्ज में नहीं था। बहुत सारे सीरियल किए मैंने, 110 सीरियल किए और जिसमें 90 के आसपास मैंने मेन रोल किए। काफ़ी टीआरपी कैरेक्टर्स हुआ करते थे। और ये अच्छी बात थी कि मेरा कोई भी सीरियल ऐसा नहीं कि लंबा चला हो, 10 साल चला हो, जिसकी वजह से ये हुआ कि मेरे हाथ में तरह-तरह के वर्सेटाइल रोल आए और ढेरों सीरियल कर पाया। वरना एक ही चल रहा होता तो नौकरी की तरह कर रहा होता, तो फिर मज़ा नहीं आता। हाँ, समय ऐसा बीच में जाता था कि किसी 6 महीने बैठना पड़ता था। तो उससे गुज़रते हुए ये हो गया कि हमारे हिस्से में 26 साल में तो इतने सीरियल कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है और छोटी बात भी नहीं है। अब क्या हुआ कि सीरियल कॉमेडी, बहुत कॉमेडी सीरियल्स किए मैंने, ढेरों, मेरे ख्याल से 50 के ऊपर। फिर एक समय आया नेगेटिव रोल्स मुझे मिले और अच्छे-अच्छे रोल मिलने के लिए मुझे मना भी करना पड़ा, ना कहना भी सीखना पड़ा, अपना थोड़ा नुकसान करना भी पड़ा, क्योंकि हर तरह की चीज़ आने लगती है। कोई एक रोल आपने कर लिया तो उस तरह के 50 रोल चले आएँगे आपके पास, तो वैसा मुझे पसंद नहीं था। मैं अलग-अलग रोल करना चाह रहा था, तो मना भी करना पड़ा, खाली बैठना पड़ा इसकी वजह से। तो इस तरह से मेरे जीवन में
अच्छे अच्छे रोल आना शुरू हुए। और एक सीरियल था भाग विधाता, जिसमें मेरे एक्टिंग कैरियर में बदलाव आया। एक सीरियस रोल, जो शुरू में शायद कुछ लोगों को शंका हुई कि फिट बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो बहुत कॉमेडीज करते हैं यार, ये क्या करेंगे, लेकिन फाइनली मेरे हाथ में आया, किया। उसके बाद उस तरह के रोल बहुत मिलने लगे। अभी बहुत ज़्यादा मैं जो जुड़े हुए सीरियल से किस्से हैं, बहुत मज़ेदार किस्से हैं, उसको बताना नहीं चाहता, समय बहुत लग जाएगा। उसके लिए कभी अलग से हम बात करेंगे। अभी सिलसिलेवार जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, अ, हाँ विजय, मैं लॉकडाउन के बारे में बात कर लूँ क्या पहले, और ज़्यादा क्या? अच्छा, हाँ मैंने शूट किया परसों 25 तारीख को कमालिस्तान में। अक्षय जी और मैं 2 ही लोग थे। एक छोटा सा ऐड है जो कि कोविड पर ही, कोरोना पर है, और कैसे जिया जाए, कैसे क्या किया जाए, इस पर है। और वो डिटेल हम ना बता पाएंगे, वो जब आएगा ऐड तब आप लोग देखोगे, जब भी शुरू होगा मुझे पता नहीं। तो उस ऐड की शूटिंग में बल्कि साहब ने डायरेक्ट किया। बल्कि फिल्म डायरेक्टर है, बल्कि। और बहुत ध्यान रखा गया, पूरा हर चीज़ सैनिटाइज थी, स्टीम सैनिटाइजर था, लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। और जब तक मेरा शॉट शुरू नहीं होता था तो मैं मास्क लगाया था, सभी लोग दूर से बात कर रहे थे। जितना संभव हो सकता था, मेरी जो वैनिटी थी वो बता रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार सैनिटाइज हो रही है, बड़ी साफ़ सुथरी चमक रही थी, मेरा चेहरा उसमें दिखाई पड़ रहा था, इतनी चमका दी थी। तो अच्छा लगा शूट करके। लॉकडाउन में मेरे ख्याल से पहला शूट, प्रॉपर परमिशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फिर यहाँ से ली गई, उस लेटर में तमाम बातें लिखी हुई थी, और बड़े तरीके से नियमानुसार शूट हुआ। आगे शूट जब शुरू होगा तो कुछ उसी तरह से होना चाहिए, वो होगा ही, जो भी गाइडलाइन आने वाली हैं या आएंगी वो आप लोग देखेंगे। तो अच्छा लगा। और तो एक लॉकडाउन में काम कर लिया, और अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ा फ्रेश लगा निकल के। अब हम बात थोड़ी कर लें अपने यात्रा की, सफर की। मैं लखनऊ का हूँ, और लखनऊ अभी जैसे मैं अगर अपनी यात्रा के बारे में बताऊं, तो ये जो मेरे साथ घटता चला गया, होता चला गया, मेरा एक्सपीरियंस वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कुछ उस तरह से बताना चाहता हूँ कि जो हो रहा है उसमें, उस वक्त, उस एज में किस तरह से हर आदमी की अपनी कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज होती है ना, कुछ योजनाएं होती हैं। योजना मेरी सक्सेसफुल होने की नहीं थी, तो जो थी योजना छोटी छोटी, क्या सोचता था उस वक्त यहां तक पहुंचने के लिए, उस तरह से हम कुछ बात करना चाहेंगे। तो बचपन में छोटा था तो हमारे कजिन्स वगैरह मुझे घेर लिया करते थे, और मैं कुछ करता था, कुछ नौटंकीबाजी करता था, कुछ क्या करता था आई डोंट नो, लोग हंसते थे खूब, फिर मुझे घेर लिया करते थे और बोलते थे सुनो सुनो, जरा इनको सुनाओ, इनको सुनाओ। मेरे घर का नाम पिंटू, पिंटू इनको सुनाओ, तो इनको सुना रहा हूँ, फिर वो लोग भी हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। धीमे धीमे बड़ा होता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, फिर हमारे फ्रेंड्स ये करने लगे, फिर मुझे धीमे धीमे पता लगा कि अरे यार ये तो चुटकुलेबाजी करता हूँ। मैं किसी को देखता था उसकी कॉपी करता था। फिल्म बचपन से बहुत देखता था, बहुत दीवानगी की हद तक देखता था। वो कैसे किसके साथ देखता था, ये मेरे मामा जी थे, उनके साथ देख लिया करता था, बहुत देखता था। और बहुत कम उम्र में अकेले फिल्म देखना शुरू कर दी थी। और जब राजेश खन्ना के गाने या ऋषि कपूर जी के गाने उस वक्त पिक्चर हॉल में देख रहा होता था, तो मैं फिर अपने ही को देखता था, क्या बात है, तो मैं ही हूँ। तो मतलब इस पागलपन की हद तक मैं एक्टिंग का दीवाना था। तो इसी से लगता है कि शायद मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। तब तक ये नहीं सोचा था हमने कि हमें यही करना है आगे,
लेकिन इतना ज़्यादा दीवानगी थी। तो हमारी मैं जहाँ रहता था कॉलोनी में, CSIR कॉलोनी में, मेरे पिताजी CDRI में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट थे, साइंटिस्ट होकर रिटायर हुए, साइंटिस्ट थे। तो उस कॉलोनी में क्या था कि हर तरह के लोग रहते थे और 26 जनवरी का फंक्शन होता था, हम लोग दिन में स्पोर्ट्स खेलते थे, शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता था। इसी तरह सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में प्रॉपर एक कल्चरल प्रोग्राम होता था, बाहर से ऑर्केस्ट्रा बुलाई जाती थी। ऑर्केस्ट्रा आने से पहले और हमारे जो कॉलोनी के बच्चे और बड़े जो भी थोड़ा थोड़ा अपनी जिनकी स्किल है, कुछ भी करना चाहे वो करती थी, जिसमें मैं गाना भी गाता था और ये चुटकुलेबाजी भी करता था, और जो करता था उसमें वंस मोर होता था, लोग हंसते थे। तो वही ऑर्केस्ट्रा, जो प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रा वाले पहले आ जाके अपना तैयारी शुरू कर देते थे, अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा रहे हैं और मैं कुछ कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं। तो मेरे पास आया कोई ऑर्केस्ट्रा वाला, उसने कहा सुनो क्या, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th में हूँ, 6 में था शायद पहले। तो हाँ, उस वक्त 6 में था। तो क्या 6 में हो? अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा सुनाते हो। एक काम करो, तुम हमारी ऑर्केस्ट्रा में आके सुना दिया करो, 75 रुपये तुम्हें मिलेंगे, और अभी सीज़न जब चलेगा तो तुम्हें काफ़ी प्रोग्राम मिल जाएगा। ये बात मैंने अपने घर में बताई, इतना छोटा बच्चा, और मेरी मदर भी पढ़ी लिखी। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अच्छा कॉलोनी में करो, ये ऐसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह जाने की जरूरत नहीं, पहले पढ़ाई करो, धीमे धीमे इसको आगे कायदे से करना, अभी नहीं। ये सिलसिला बढ़ता रहा, फिर 7th 8th, फिर धीमे धीमे समझ में आया कि इसको कैरिकेचर कहते हैं। फिर इसके लिए कोशिश करने लगा, इधर उधर से मैं कुछ चुटकुले जुटाने लगा, किसी को देख के ऑब्जर्व करके वो सुनाने लगा, हंसाने लगा। फिर वहाँ कोई छोटे सा स्कूल है, कोई कोचिंग क्लासेस चलती थी, उनके किसी 26 जनवरी के प्रोग्राम में चला गया, हमको बुला लिया गया, वहाँ सुनाया, लोगों को हंसाया, और बाहर कुछ पैसे भी 30-40 रुपये मेरे हाथ में रख देते थे। तो ये सिलसिला बढ़ता रहा। अच्छा, एक मन में एक इच्छा थी, ये तो था ही कि मैं एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेता हूँ और ये सब शौक है, लेकिन मैं हॉकी भी खेलता था। तो लखनऊ में हॉकी का बहुत कल्चर था उस वक्त, और मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, और मैं जो कुछ भी करूँ तो उसमें कम से कम देश में नाम होना चाहिए, ये एक इच्छा थी। और मुझे लगता था यही सबसे आसान है, हॉकी मैं आराम से खेल लूंगा, इंडिया टीम खेल लूंगा, मेरा नाम हो जाएगा। ये सब सिलसिला चलता रहा, ये छोटा मोटा एक्टिंग का, ये कैरिकेचर, और साथ में पढ़ाई भी चलती रही। और मैं कोई स्टूडेंट बहुत बढ़िया वाला नहीं था, पढ़ता था पास होने के लिए, लेकिन सब में ध्यान बहुत रहता था, खेल कूद में। तो एक दिन आया 79 में, जब मैं 10th में पहुंचा, कि स्टेडियम में सिलेक्शन था हॉकी का, जिसमें हॉकी के प्लेयर सिलेक्ट किए जाने थे, जो आगे फर्दर उनको ट्रेनिंग देने के लिए, जो भी आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं भी गया अपनी साइकिल पे अपने हॉकी रख के स्टेडियम पहुंचा। वहाँ पे देखा हुजूम लगा हुआ, जाने कहाँ कहाँ गांव देहात से, कुछ नंगे पैर, इनके पास शूज भी नहीं है, ऐसे ऐसे लड़के आए, खेल रहे हैं, कमाल का खेल रहे थे। मेरा नंबर आया, कोच ने मुझे आवाज़ दी, तुम जाओ। नंबर अलॉट हुए, मुझसे कहा फला नंबर तुम जाओ, इस पोजीशन पे खेलो। मैं उस पोजीशन पे खेला, 5 मिनट मुझे खिलाया होगा, सीटी बजाई, इशारा किया, आउट। जिसको रोकना होता था उसको रोकते थे, तुम रुको, इधर जाओ, हम लोग कि इसको रुकना है या इसको जाना है, भागना है। और उन्होंने मुझे आउट कर दिया, हालांकि उनके आउट कहने से पहले ही मैं समझ गया था कि मैं आउट हो जाऊंगा। मुझे लगा मैं कहीं नहीं, कहाँ का ये ख्वाब देख रहा था कि मैं हॉकी, इतना स्टेमिना है और जिस तरह का ये खेल है, ये लोग खेल रहे हैं, मुझे तो बहुत समय लगेगा इससे कॉम्पिटिट करने में, यहाँ तक पहुँचने में। नहीं बॉस, ये तो नहीं है। अपनी साइकिल उठाई, लखनऊ के बारे में जो लोग जानते हैं, स्टेडियम से मुड़ा
ऊपर ब्रिज की तरफ चढ़ा, हनुमान सेतु मंदिर आता यूनिवर्सिटी की ढलान पे। बस मैंने हनुमान सेतु पे मंदिर की तरफ हाथ जोड़े और बजरंगबली से कह दिया कि बजरंगबली, एक ही फील्ड है जो मुझे ले जाएगी आगे, जिसमें मेरा नाम होगा, शोहरत होगा, वो है एक्टिंग। और ढलान पे साइकिल मेरी उतरी और वो सिलसिला जोर से शुरू हो गया। दिलो दिमाग में ये बात एकदम तय हो कर ली कि भाई अब यही करना है। बहुत कुछ जानता नहीं था, क्योंकि मेरे एकदम इमीडिएट खानदान में कोई नहीं था ऐसा। तो ये बात मैंने शेयर अपने मम्मी पापा से करी, डैडी से करी। तो लखनऊ में मेरे डैडी के मौसी के बेटे जो थे, कजिन थे, वो लेजेंड पर्सनालिटी थे रेडियो थिएटर की, PN श्रीवास्तव। उनके घर ले गए, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, परसू करना, पढ़ाई करो। कुछ बातें बड़ी अच्छी बताई जो आज भी मेरे जहन में है। कुछ ऐसी बातें जो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी। फिर उनके रेडियो प्ले की रिकॉर्डिंग में भी जाता था, कुछ ही बार गया। फिर धीमे धीमे ये सिलसिला चलता रहा। फिर थिएटर ज्वाइन किया, कैसे किसी ने किसी से मिलाया, ऐसे ऐसे करते करते मैं दूसरे ग्रुप से मिला, फिर उनसे शाखा बंदोपाध्याय जी से मिला और उनके साथ प्लेस किए, खुद लिखाई भी की, है ना। सामूहिक प्रक्रिया का एक आयोजन किया गया जिसमें मिल के लिखते थे, वो सब किया। और ऐसे करते करते कुछ प्लेस पसंद आ गए, तो लाइब्रेरी में बैठ के वो प्ले हाथ से लिखे कार्बन लगा के कि हमारे पास एक प्ले हो जाएगा। खरीदने का वो था नहीं मादा, जेरोक्स होती नहीं थी। तो ये सिलसिला चलता रहा। जहाँ कहीं भी पता चले कि ये वर्कशॉप कोई कंडक्ट कर रहा है, कोई कहीं से भी आया हो, वो कर लेता था। आधी बात समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी। तो मेरे अंदर सीखना है, जाना है, जानना है आगे, ये चीज़ें पैदा होती चली गई। मैं ऐसे करते करते फिर किसी ने कहा कि ट्रेनिंग प्रॉपर करनी चाहिए, तो तब तक मैं 12th में आ गया था। और वहाँ से BNA के बारे में पता चला। BNA मैंने तब 1 साल का BNA होता था, विक्रमादित्य मार्ग पर केंद्र होता था, वहाँ आ गया। वहाँ से फॉर्म भी आ गया, तो मेरी मदर ने मना किया नहीं। अच्छा, तब 12th ले लिया जाता था, तब मेरी मदर ने मना किया नहीं, अभी नहीं, ग्रेजुएशन एटलीस्ट कर लो, उसके बाद देखना। तब हमारे कॉलेज में मेरे कमलेश जी थे, उनकी शादी थी, उनके फंक्शन में अनुपम खेर जी तब टीचर थे वहाँ, वो आए थे, उनसे बात हुई, उनका ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं, मदर ने मना किया है। तो सारी वर्कशॉप जोर से अटेंड करना, लोगों के प्लेस देखना। उससे पहले मैं थिएटर भी नहीं गया था, देखा भी नहीं था, जाना शुरू हो गया। और मतलब मैं घुस गया था पूरी तरह से थिएटर में। फिर मैंने कुमुद नागर जी के साथ काम किया, PD बाई के साथ काम किया, और इस बीच में उर्मिला के साथ मैंने काम किया। एक प्ले में संगीत रूपक था, मैं गया वहाँ। और गिरिराज जी नौटंकी के पद्मश्री उनको मिला हुआ, वो दिग्गज थे, उनकी वर्कशॉप ज्वाइन करी। और इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। BNA मैंने दिया, एंट्रेंस मेरा हो गया। फिर उस साल तमाम बातें दिमाग में चल रही थी, इसलिए उस साल ज्वाइन नहीं किया, हो गया था। फिर उसके अगले साल मैंने ज्वाइन किया। इस बीच में मैं BCom हो गया। BCom के बाद 1 साल रिस्क किया, मतलब नहीं किया, बाहर थिएटर किया, BNA नहीं किया। और फिर 84 में मैंने BNA ज्वाइन किया। BNA का सफ़र बहुत ही गजब रहा, बहुत जानने को मिला। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली कि राजाचार्य साहब मेरे टीचर रहे, उन्होंने बहुत सिखाया। भाटिया साहब थे, कक्कड़ साहब थे, केबू साहब थे, दिल्ली से HV शर्मा जी आते थे, और तमाम लोग आते थे। मनोहर सिंह जी स्पीच के लिए आते थे, कुछ कभी कभी आते थे। तो इस तरह से वो भी बहुत अच्छा रहा दौर। अब मज़े की बात क्या हुई कि मैं अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हमारे अंदर, मेरे अंदर गुजर रही थी, कैसे क्या हो रहा था। जब तक मैं ये कैरिकेचर और ये बाहर थिएटर कर रहा था,
अच्छा, बीने जाने से पहले मैंने एक प्ले भी डायरेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं चाहता नहीं था। मेरे दोस्त थे मधुकर जी, उन्होंने पीछे पड़े, तुम डायरेक्ट करो। तो राजेंद्र रघुवंशी जी का प्ले डायरेक्ट किया, लेकिन मैं चाहता नहीं था। मैंने नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे इसी में आगे सीखना है। पहले बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, जब तक मैंने बीने ज्वाइन नहीं किया था। जब मुझे बारीकियां पता लगने लगी, पढ़ने लगा, तो वो कॉन्फिडेंस मेरा धीमे धीमे गिरने लगा। कॉन्फिडेंस गिरने लगा, ऐसा नहीं कि मुझे लगा अरे बाबा ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे असलियत पता लगी कि नहीं, गिरने लगा मतलब ये कि मैं जो अभी तक अपने आप को 30 मार्का समझ रहा था, मुझे बहुत जानना है, बहुत सीखना है, बहुत बारीकियां जाननी है। और बस ये मेरे अंदर आ गया, और वहां बीए खत्म हुआ। फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में रिपर्टरी कंपनीज 2-3 थी, जिसमें किसी वजह से श्रीराम सेंटर में नहीं हो पाया। तो मैंने शीला भाटिया जी, पद्म भूषण शीला भाटिया जी, जो एनएसडी की प्रोफेसर रही हैं, उनकी रिपर्टरी थी, उनके साथ काम किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत देर उनके साथ नहीं किया, कुछ महीने किए। फिर लकीली मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मेरा जो ग्रुप था, हमारे दोस्तों ने मिलकर हम लोगों ने बनाया था, कृष्णकांत के और तमाम लोगों ने, अवतार, उसका नाम था साक्षी थिएटर ग्रुप। आगे काफ़ी साल बहुत अच्छा काम किया। और हर ग्रुप में एक पैसे वाले की जरूरत पड़ती है, तो हम लकी थे, हमारे बीच में एक राजेश प्रधान जी थे जो पैसा लगाते थे, और हम लोग जोरदार प्ले करते थे। फिर मैंने कोई कहीं जॉब नहीं करी किसी रिपर्टरी कंपनी में, सीधे अपने थिएटर ग्रुप से 24 घंटे वाला थिएटर करता रहा, निरंतर करता रहा। अच्छा, इस बीच में जो प्लेस हुए, हर प्लेस के अपने एक्सपीरियंस हैं, बड़ा मज़ेदार है। लेकिन अब वो अगर हम सब छेड़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लखनऊ में जिनकी वजह से मेरे अंदर ग्रोथ हुई, उसमें राज साहब, भाटिया साहब, केमू साहब, ये सब लोग। और दिल्ली में रविंद्र, अवतार सानी, कृष्णकांत, ये सब लोग में बहुत सीखने को मिला, और मेरे अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई। दिल्ली में एक साल ऐसा रहा कि प्लेस खूब करते जा रहे थे, और बीच में मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी ग्रोथ रुकी हुई है एज एन एक्टर। तो 1 साल पूरा मैंने लाइब्रेरी से बुक लाना, बुक पढ़ना। मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ, वो भी बुक लाते थे, दीपक जी, हम लोग एक्सचेंज करते थे, पढ़ते थे, वापस करते थे। मतलब रोज पढ़ा। हिंदी साहित्य में जितने साहित्यकार हैं, लगभग सबको पढ़ के एक एक दो ही सही, लेकिन समझा। तो उस साल मुझे पता, मतलब अपने आप एहसास हो कि नहीं भाई, एज एन एक्टर मेरे अंदर ग्रोथ हुई है। उसी बीच में तमाम प्लेस हुए, उलझन हुए। उलझन विजय दादेथा जी का उलझन में मैंने रोल किया, बहुत बढ़िया। और सब बड़े बड़े एक्टर जो आज स्टार हैं, तो उसमें कर चुके हैं। और नेशनल फेस्टिवल में फर्स्ट आया था। फिर दूसरे साल महारथी, तो विभांशु ने लिखा था, उसका भी बहुत बढ़िया किस्सा है, वो भी बड़ा किस्सा है। तो कैसे कैसे जल्दी में हमने सबमिट किया, 1 लाइनर लिखा है, विभांशु ने फिर लिखा, ऐसे किया। और सौरभ था, सौरभ ने भी हेल्प करी, और ऐसे करके वो सबमिट हुआ, हो गया। वो भी फेस्टिवल में, नेशनल फेस्टिवल में फर्स्ट आया था। तो उसके किस्से तो बहुत हैं। उसमें मैं द्रोणाचार्य करता था, आशीष ने किया था एक बार, कृष्ण, एक बार मनोज कर चुका है, वाजपेयी कर चुका है, सौरभ भी कर चुका है, तो राघव कर चुका है कर्ण का रोल, स्वामी बीने का है, वो कर चुका है अर्जुन का रोल। तो काफ़ी शोज उसके हुए। मैंने बहुत प्लेस किए, मेन किए, और ये सिलसिला। अच्छा, उस वक्त जो है मेरे बैच के बीएनए से आधे लोग बॉम्बे आ गए थे, तो मैं बॉम्बे नहीं आया, मैं दिल्ली गया।
और लोग गए थे दिल्ली, मैं भी दिल्ली गया। तो मेरे मुझसे कहते थे दोस्त कि भाई तुम चलो चलो बॉम्बे चलो, मैं नहीं जाऊँगा, अभी बॉम्बे के लायक शायद मैं नहीं हूँ। दिल्ली में जब रहा कई साल हो गए तो दिल्ली भी फ़ोन आते थे दोस्तों के, सिराज था वो बुलाता था, आ जाओ यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे लगा ये एक समझ थोड़ी-सी थी मुझ में कि मेरे बॉम्बे में अभी तब सीरियलों का ऐसा दौर तो था नहीं। मैंने लगा मैं अभी फिज़िकली तो नॉर्मल सा एक आदमी, शक्ल भी नॉर्मल सी है, हाइट भी नहीं है। तो मेरी जो फिजिकल पर्सनालिटी है उसमें कोई वाव फैक्टर तो है नहीं कि देखते रहो आह क्या आदमी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो वाव फैक्टर पैदा होगा वो एक्टिंग में होगा, वो अभी थोड़ा वक्त है। तो वो सिलसिला चलता रहा और 93 में एक सीरियल मेरे पास आया, कश्मकश, बड़ी बड़ी कास्ट थी, हसीना मोइन राइटर थी उसकी, अच्छा रोल वो किया, उसके साथ शिफ्ट किया, 94 में शिफ्ट किया। और तभी एक डेरा करके सीरियल था, मैंने बताया, वो वहाँ भी आना जाना शुरू रहा और फाइनली 94 एंड तक पूरी तरह शिफ्ट हो गया। और पहला मेरा यहाँ का डायरेक्टर था तिग्मांशु धूलिया। और राकेश दत्त जी थैंक यू। अमित मुखर्जी हायर, थैंक यू भाई। और अनूप नमस्कार। पता नहीं राकेश पांडे क्या 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 लिखा, हाँ कुछ संघर्ष के बारे में कुछ बताएं। 94 में मुंबई आया, हाँ मैं बता रहा हूँ। संघर्ष की बात जहां तक है कि जो दिल्ली में जो मैंने समय दिया, 8.5-9 साल जो दिए, वो मुंबई में काम आया। तब बॉम्बे था, बाद में मुंबई हुआ, तो ये बॉम्बे में काम आया क्योंकि वो जिसकी मुझे तलाश थी ना कि मेरी अंदर थोड़ा तो वाव फैक्टर आए, और वो काफी समझ एक आ गई थी। हालांकि ये तो रोज सीखना पड़ता है, अपने आप को रोज प्रिपेयर करना पड़ता है, रोज नए आयाम एक्टिंग के छोटे छोटे होते हैं, सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक प्रेजेंटेबल काम मुझे आ गया था, इतना था कि लोग इम्प्रेस हो, और तभी मैं आया था। आती तिग्मांशु धूलिया, हाँ चित्रार्थ जी थे, एक डायरेक्टर हैं, उनको भी अवार्ड मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है FTI के। उन्होंने दिल्ली में एक सीरियल बनाया था मेरे यहाँ शिफ्ट करने से पहले पोस्टमार्टम मनोहर सिंह जी को लेके। तो उसमें मैं गया उनसे मिलने कि मैं भी एक्टिंग करूंगा, तो बोले नहीं तुम मुझे असिस्ट करो। तो मुझे नहीं करना है एक्टिंग, नहीं तुम करो, तुम जिम्मेदार आदमी लग रहे हो मुझे, तुम करो। तो उनके साथ मैंने किया था, तो वो थोड़ी जान पहचान हो गई थी। जब मैं मुंबई आया तो उनसे मिला, उन्होंने कहा भी बुलाया और उन्होंने कुछ सीरियल किया, उसमें मुझसे काफी डबिंग करवाई। यहाँ आते ही मेरे साथ ये हुआ कि सिराज एलिस इन वंडरलैंड एक एनिमेशन सीरियल आता था जो हिंदी में डब करके राकेश पांडे और सिराज साथ रहते थे। तो राकेश पांडे ने मुझे स्कूटर पे खूब घुमाया, मुंबई दिखाया, और सिराज काम कराता था, हमको 700 रुपये मिलते थे। राकेश आ गए, राकेश हाँ क्या हाल है भाई, थैंक यू। अब तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ, नया जो दौर था, मुंबई नई नगरी, नया काम। तो ये एनिमेशन की डबिंग करना मेरे लिए नया था, लेकिन थोड़ा संगीत की नॉलेज, थोड़ा सा समझ, रिदम की समझ, ये सब डबिंग में बड़ा काम आया, बहुत काम आया। काफ़ी लिपसिंग नहीं हो पाती थी एनिमेशन में, तो वहाँ मेरे रिदम काम आया, आँख बंद करके मैं सिंग कर देता था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े अच्छे किस्से हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। तिग्मांशु धूलिया का सीरियल शुरू हुआ, हम मुंबई नहीं जाएंगे। तिग्मांशु धूलिया, जिसको हम लोग तिशु कहते हैं, ये BITV करके एक चैनल बना, शिखर कपूर हेड थे, उसमें सभी कलाकार थे, इरफान भी था, इरफान खान। अच्छा वो सीरियल जो था ड्रामा स्कूल के ऊपर था, हम मुंबई नहीं जाएंगे, समझ लो NSD
दिल्ली में है, हम मुंबई नहीं जाएंगे। तो उसमें मनोज बाजपेयी स्टूडेंट, इरफान खान एक्टिंग के टीचर, मैं स्टेज क्राफ्ट का टीचर, आदित्य था, बहुत बहुत तो सिराज भी था, हमारा सिराज मेरा बैचमेट, बहुत बढ़िया उसने रोल किया था। बहुत अच्छा सीरियल था, बहुत बढ़िया बना था, लेकिन उस चैनल का कुछ नहीं हो पाया, तो वो लोगों तक बहुत पहुंचा नहीं। कुछ लोगों ने देखा होगा उसको, लेकिन अभी भी कहाँ है पता नहीं। तो एक बहुत अच्छा सीरियल किया। उसके बाद कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ। कॉमेडी से मैं थोड़ा आना चाहूँगा, शायद बीने के वक्त, उससे पहले जो शुरुआती दौर में जो कैरिकेचर सुनाना, ये सब जो मेरी कॉमेडी में दखल थी, मेरे अंदर शायद कॉमेडी थी। ऐसा बीने में क्रिस हैरिस जगलर आए थे, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर कॉमेडी भरी हुई है, तो वो यहाँ काम आई। और यहाँ पे सॉरी मेरी लॉरी, मैं बताना चाहूँगा कि सॉरी मेरी लॉरी यहाँ की टीवी इंडस्ट्री का पहला स्टैंड अप कॉमेडी था। तो वो उसमें संजय मिश्रा, हीर जी और गुड्डी मारुति, मेरी संजय की जोड़ी हुआ करती थी। बहुत 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 पॉपुलर हुआ। जी का एक चैनल था कॉमेडी के लिए, LTV का, उसके लिए था। फिर मेरा एक कॉमेडी ऐसे ही काउंटडाउन शो था, इसी तरह की स्टैंड अप कॉमेडी थी, पांडे पिल्ले शो, सुपर डुपर हिट वो भी। और ऐसा ही स्टैंड अप एक था टी टाइम मनोरंजन, जो स्टार वर्ल्ड पे एक आता ना, हुज लाइन इट्स एनीवे, उस पर आधारित था कि सिचुएशन आपको खुद दी नहीं जाएगी, पहले से टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत एक्ट करना है। सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको तमाम उसके सेक्शंस होते थे, तो वो आपको शायद मिल भी जाएगा कहीं यूट्यूब पे। तो उसमें भी बहुत काफ़ी लोग थे जो आज सब बड़े बड़े स्टार हो चुके हैं, सब कर चुके हैं। तो सिलसिला शुरू हुआ। फिर जो है, जब कॉमेडी बहुत जोर मार गई, स्टैंड अप कॉमेडी, तब मैंने अपने आप को उससे डिटैच कर लिया। वो इसलिए किया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करके पैसे तो आ जाते, मैं रेगुलर बिजी हो जाता, लेकिन मुझे सिर्फ कॉमेडियन नहीं बनना था। मैं एक वर्सेटाइल एक्टर बनना चाह रहा था, जो मैं अपने अंदर देख पा रहा था। इसलिए वो मैंने छोड़ दिया। बहुत लोगों ने, दोस्तों ने कहा क्या कर रहे हो तुम, लोग तरसते हैं इसके लिए, कॉमेडी सर्कस ये वगैरह वगैरह। तो मैंने नहीं किया। कॉमेडी की, लेकिन मैंने सीरियल में, फिक्शन में की, डिफरेंट तरीके की। कॉमेडी जरूर थी, लेकिन वो कैरेक्टर कॉमेडी कर रहा है। इस तरह से गुदगुदी, बहुत बहुत ढेरों मिस्टर मिसेज शर्मा, इलाहाबाद वाले, बहुत ही बहुत, पूरी लिस्ट बताने लगे बहुत हो गई। तो ये सिलसिला कॉमेडी का शुरू हुआ। सरगम सलाम, हाँ जी, थैंक यू संजीव मेरा, थैंक यू भाई, गुड गोइंग, थैंक यू। अनिल गंभीर, टाइमिंग इन, अच्छा, अरे थैंक यू यार, थैंक यू भाई। हाँ, टाइमिंग तो है उसके लिए थैंक यू। और मालूम है कि जब कभी हम किसी लोग कहते हैं ना, यार इसका गाना सुनिए, एक बड़ा अच्छा गाता है, आप गाइड करिए कि भाई ये क्या करेगा। तो जो समझदार लोग हैं, जो म्यूजिक के जुड़े लोग, ज्ञानी लोग हैं, हम तो ऐसे ही हैं, वो सुन के, अगर वो अच्छा गाता है तो उनके मुंह से क्या निकलता है मालूम, सीखो। ये कभी नहीं निकलता, नहीं जाओ तुम फला जगह जाओ, प्रोफेशनली गाओ जाके, नहीं। जिसके अंदर कुछ टैलेंट है, ऊपर वाले ने दिया है, उसके लिए यही कहता है आदमी, सीखो। तो मेरे लिए लोगों ने कहा था सीखो, और किस्मत से मैं सही पाथ पे था कि मैं अपनी औकात जानता था, और आज भी जानता हूँ, और सीखने की परंपरा आज भी जारी है, और आज भी सीख रहा हूँ। रोज नई विधा में एड्स मैंने किए, काफ़ी वेब सीरीज, काफ़ी छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो हमें नहीं पता चलते हैं। अपनी स्टाइल बन जाती है, अपनी स्कूलिंग तय हो जाती है कि आप किसी स्कूल मतलब किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, वो आपकी स्टाइल ना बनने पाए। मैंने अपने आप को हमेशा वर्सेटाइल रखने की कोशिश करी। ऑब्वियस है, ये चोला मेरे पास है, ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, टूल बॉक्स है, लेकिन फिर भी सारे फादर के रोल है। मान लीजिए अभी जितनी फिल्में आई हैं,
लेकिन उसमें से 10 में से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। उसके बावजूद मेरी कोशिश रही कि उनकी सबकी बॉडी लाइफ अलग हो और उनका डिफरेंट तरीका हो। तो वो कोशिश की, काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल होता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ और सोचता नहीं। बीच में मेरे लिए डायरेक्शन का भी ऑफर आया। शशि वर्मा, लुकिंग फॉरवर्ड वर्क विद यू। अतुल भाई थैंक यू भैया, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। विजय, आप रंगमंच को ज़्यादा एंजॉय करते हैं फिल्म को। जब तक मैंने रंगमंच किया दिल्ली में, तो मैंने दूसरी चीज़ सोची नहीं। दिन रात हम लोग रात 12-1 बजे तक उसी के बारे में बात करते थे। सेट डिज़ाइन हो रहा है, ये हो रहा है। एक समय में मैंने 2-2 प्ले किए। मतलब जेपी भाई हैं बीएनए के, उनका प्ले भी कर रहा होता था मैं। गोइंग मेन रोल करता था, इधर अपना मारुति भी चल रहा है। बुरी तरह से लगा रहता था उसी को, प्ले पढ़ना, प्ले की रीडिंग करना, प्ले के अलावा कुछ नहीं सोचा। लेकिन जब मैं मुंबई आया तब प्ले करना संभव नहीं हो पाया। और हाँ, आपने पूछा कि किस में ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं फिल्म में कैमरे को बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरी सोच हो सकती है, मैं जितना चैलेंजिंग एक एक्टर के लिए फिल्म को, शूटिंग को मानता हूँ, थिएटर उतना नहीं है। गजब है, थिएटर में एक बार मन लग जाए तो भागने का मन नहीं करता, हटने का मन नहीं करता है। लेकिन फिल्म चैलेंजिंग बहुत है। आप किसी इमोशंस में हैं, आपको लग रहा है कि एकदम खामोशी चाहिए मुझे, और आपको हर वक्त पूरी टेक्निकल टीम आपको डिस्ट्रैक्ट करने में लगी हुई है, क्योंकि उसकी नीड है। बगल में लाइटमैन चिपका खड़ा है आपके, ये सर यहाँ देख के डायलॉग बोलिए, ये सुर चेंज हुआ, आप किसी सुर में चल रहा है डायलॉग, सर इधर इधर, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, सर लेफ्ट लेफ्ट, ये सब हो रहा है। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। उसमें भी आपको उसी मूड में रहना है, मेंटेन करना है। अगर कोई सीरियस चीज चल रही है, कॉमेडी में तब भी, लेकिन हर जगह आपको एक कंसंट्रेशन की जरूरत तो पड़ती है ना। आपको वहाँ थिएटर में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, लेकिन यहाँ हर पल पे आपको तो स्विच ऑन ऑफ वाला जो एक होता है वो आपको रखना पड़ता है। कैसे अपने आप को ट्रेन करना, और सूत एक एक कलर का शेडिंग आपको डिजाइन करना, उससे बहके ना, ये सब आसान नहीं होता, बहुत चैलेंजिंग है। तो इसमें मुझे बहुत मजा आता है। मैं बहुत बहुत एंजॉय करता हूँ। क्लोज मीडिया है, मुझे इमोशंस को दिखाने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ से बनियान दिख रही थी क्या? सॉरी यार, थोड़ा सा बता दिया करो यार लिख के। हाँ, कौन? मनीष भंडारी, आपको फिल्म में अपना पहला काम कैसे मिला, कुछ बताइए दादा। हाँ, कोरोना काल में रंगमंच टीवी एक फिल्म की क्या दशा होगी। सीरियल का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मुझे मुन्ना भाई ऑफर हुआ। मुन्ना भाई में मुझे बुलाया गया, मैं गया। राजू जी का, राजकुमार हिरानी का एक एसोसिएट हुआ करता था, वो मपुस्कर, वो मिला। उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, एक फिल्म बन रही है, इस तरह का एक रोल है, फिल्म में शाहरुख खान साहब कर रहे हैं। मेरा मन नहीं है, छोटा सा रोल में, अच्छा नहीं लगा, मैं चला आया। मैं ना हाँ किया ना किया, और चीजें अपने आप रुक गई। 1 साल हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। 1 साल बाद फोन आया, पता लगा नहीं ये फिल्म हो रही है, लेकिन अब वो रोल संजय दत्त साहब कर रहे हैं, और अब एकदम चालू होने वाली शूटिंग। बुलाया तो मैं गया खार, बातें हुई। मैंने थोड़ी सी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उसने मुझे समझाया कि इसमें हर कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ करो। अच्छा, छोटे कैरेक्टर वालों को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई नहीं जाती थी, तो फिल्मों में मैं नया, तो मुझे ये पता था फिल्म थोड़ी थोड़ी ऐसी है, लेकिन पूरा कुछ नहीं पता था। तो थोड़ा करके दिखाया, बहुत मज़ा आया। उसने अब तो आप ही करेंगे, आप जाएंगे नहीं। तो मैं जिस तरह से था, नवाज ने भी छोटा किया था, तब रोहिताश भी, सब लोग थे। अब फिल्म जब मैंने उसको देखी प्रीमियर में, तो मुझे वाकई में प्राउड फील हुआ कि यार इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। फिर उन्होंने मुझे दूसरी फिल्म में लगे रहो में भी रिपीट किया।
इस तरह से सिलसिला पहली फिल्म यूँ मिली। फिर चूँकि मैं राजकुमार हिरानी जी का थोड़ा बता देता हूँ कि फिल्म डिवीज़न में शूटिंग थी और मैं उतर के अंदर जा ही रहा था, तो एक आदमी मैं पहचानता नहीं था, राजकुमार हिरानी जी से मिला नहीं था। मैं पुष्कर से मिला था एसोसिएट से। एक आदमी सामने हाथ में लिए हुए चला आ रहा है मेरी तरफ, और मुझे लगा कोई और होगा कोई, तब मेरे सामने आके खड़ा हुआ, हेलो मैं राजकुमार हिरानी। अरे हमने नमस्कार नमस्कार। मैं अतुल। अरे हाँ मैं जानता हूँ, आपको तो कब से सीरियल्स में देख रहा हूँ। अरे तो मतलब मैं सीरियल में फेस मेरा बहुत पहचाना, घर घर डोमेस्टिक फेस हो चुका था, ढेरों सीरियल कर चुका था उस वक्त भी, कॉमेडी हर तरह के जी टीवी में बहुत सारे कर डाले थे। तो मैं उनका नेचर बता रहा हूँ, एक था साधारण आदमी, वो आज भी वैसे ही है। और प्यार से शूटिंग हुई, पूरी टीम बहुत अच्छी। मैं फिल्मों की शूटिंग में बहुत डरता था, पता नहीं कैसे कोई बेइज्जती ना कर दे, कोई इंसल्ट ना कर दे, अंदर से ये चला करता था। लेकिन नहीं, बहुत प्यार से शूटिंग हुई, बहुत अच्छा हुआ। फिर शाद की बंटी बबली मिली, फिर एक 40 की लास्ट लोकल, भूतनाथ, सिलसिला बढ़ता रहा। और उस वक्त भी मैंने 1 साल गैप लिया था कि मैं फिल्मों में बढ़ूं, सीरियल की थोड़ा से ब्रेक लेता हूं, लेकिन बात नहीं बन पाई। एड्स करना शुरू कर दिए थे। फिर फाइनली जब ये दौर शुरू हुआ बजरंगी भाईजान वाला, तो मैंने फिर सीरियल वाकई मैंने लास्ट वो नामकरण, सर्विस वाली बहू नामकरण किया था। तो वेब सीरीज का सिलसिला शुरू हुआ, वो चलता रहा। और क्या, आपके पसंदीदा निर्देशक कौन है? और थैंक यू सो मच भाई संजीव। और पसंदीदा डायरेक्टर्स कौन कौन है? अच्छा, मैंने महेश भट्ट साहब के साथ भी काम किया। जब शुरुआत में कभी स्ट्रगल पे नहीं गया करने, उनके पास मिलने नहीं गया, लेकिन अपने आप एक मौका मिला। बहुत बातें हुई उनसे सेट पे, नामकरण में उन्हीं की बायोपिक पर फिल्म के सीरियल था, तो सीन बताते थे मुझे और बहुत खुश होते थे। नसीर साहब के किस्से बताते थे और खड़े होकर मेरा स्वागत करते थे, जो मैंने सोचा भी नहीं था। और मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होता था अपने ऊपर, अपनी ट्रेनिंग पर, और इमोशनल भी होता था मैं। तरह तरह के हंसाने रुलाने वाले बड़े किस्से हैं, बहुत किस्से हैं, मस्ती वाले किस्से हैं, लेकिन समय जो है इतना है नहीं। मुझे लगता है अभी खत्म करना चाहिए। विजय कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पसंदीदा निदेशक में देखो, अभी प्रेजेंट तो राजकुमार हिरानी तो एक ही हैं। ऐसे नए लोग बहुत हैं, जैसे मैंने अभी बाल्की साहब के साथ काम किया, मैं फरहान के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं जोया के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं कौन है ये दंगल वाले, इनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो बहुत लोग हैं अभी, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो मैं काम करना चाहूँगा। बहुत अच्छे हैं सब, किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं है। कुछ फिल्में हैं जो मेरी आने वाली हैं, कुछ एक फिल्म मेन रोल में थी मेरी, कुछ और आने वाली हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट, क्या सवाल रह गया? एक बार फिर से पूछो प्रवीण। सॉरी, एक बार फिर से पूछो यार, मैं पढ़ नहीं पाया था। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ काम करने का अनुभव बताइए। टीवीएफ का, हाँ, टीवीएफ का बहुत अच्छा अनुभव था। और वो लोग काफी दिन से पीछे पड़े थे मेरे शुरुआत में कि कुछ हमारे साथ करिए, कुछ करिए। कभी कभी जो हमारी गलतियां होती हैं, जो उससे हम सीखते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है किस वक्त किस चीज को तवज्जो देनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जब हम एक्टरों का एक रेट ठीक ठाक हो जाता है, तो हम थोड़े से रूड हो जाते हैं। कोई कम पैसे की देने की बात करता है तो हमें कहता है कि नहीं यार, पैसा इतना इतना मुझे नहीं करना। लेकिन धीमे धीमे समझ आई, पैसा तो मिल गया, लेकिन वो पैसा मिलने के बाद वो काम आया और चला गया, वो ज्यादा अच्छी चीज है
कि अच्छा काम जो लोग याद रखें, जैसे आप याद रखें टीवीएफ के साथ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ एक गलतियों के साथ अकल आ जाती है, तो मैंने टीवीएफ के साथ काम किया। फादर, सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मेरे सीरियल के इतने लंबे सफ़र के बावजूद सिर्फ छोटा से 4 एपिसोड का ये सीरीज टीवीएफ इतनी बड़ी चीज़ होगी, मैंने सोचा नहीं था। ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ जहाँ हमारे देश के इंजीनियर लड़के हैं, आप अपने कैमरे के सामने एक्टिंग करते समय कैसे सहज कर पाते हैं? दूसरा क्या है, हार्ड डेज में खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? हाँ जी, तो ये इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत, मैं, गजराज और ब्रजेंद्र काला, तो बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। टीवीएफ के साथ मैंने और भी बहुत काम किया, आगे भी किया है। छोटे छोटे मैंने स्केचेस किए। अच्छा, कैमरे के सामने आप कैसे, प्रवीण तुम्हारा सवाल आ गया है मेरे सामने, सहज रख पाते हैं? ये छोटा सवाल एक है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। अब मैं तुम लोग क्या बताऊं, ये प्रोसेस है, एक करत विद्या है। सबसे पहले चीज अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है। हर पल अपने आप को चेक करते रहो, इन चीजों को भी चेक करते रहो कि मैं सहज हूं या सहज होने की एक्टिंग कर रहा हूं। बहुत आज तुम्हें एक्टर मिलेंगे जो बड़ी सहजता से एक्टिंग करते नजर आएंगे, दरअसल वो सहज होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। सहजता में बिलीव नहीं होता। तो सहज के लिए ये जरूरी है, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं रिलैक्स होना। बड़ा से बड़ा एक्टर हो, जिस दिन वो रिलैक्स नहीं है, वो अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो आप कैसे अपने आप को रिलैक्स रखें, ये प्रैक्टिस सालों साल मैंने करी। मैं मुंबई के फर्स्ट डे से, और आपको बहुत चीजें डिस्टर्ब करती हैं। अभी तो ऐसे ऐसे किस्से हैं, आप लोग बात करो कि ये ऐसा होता है, तो वो मेरे साथ हो चुका है। डायरेक्टर ने डायरेक्टर की एक्टिंग करना शुरू करी, मेरी बेइज्जती करना शुरू की, ये भी हो चुका है। स्पॉट बॉय ने मेरी बेइज्जती करी, ये भी हो चुका है। तो रिलैक्स कैसे हो? हाँ, घर पे अवंतिका, तुमने लिखा घर पे कैसे मोटिवेट करें स्ट्रगलिंग एक्टर। यार, अब जब तुमने ये बात करी, ये वर्ड आया स्ट्रगलिंग एक्टर, तो सबसे पहले मेरे जहन में आया फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यार, अगर तो इतना पैसा है, हो पा रहा है कि तुम अच्छे से जहाँ रह रहे हो रह पाओ, किराया दे के, और 2-4 महीने रह सकते हो कैसे भी करके, कोई भी हेल्प करे, या और अगर आराम से रह सकते हो और डिप्रेशन में ना जाओ, तो इस जैसे हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे, तुम लोग पढ़ते हो, लिखते हो, ये सब करो। और मालूम है, अपने आप को बचपन मत मरने दो। बहुत सीरियस हो जाते हैं सब लोग, मैंने देखा है फेसबुक पे। अब 2 तरह से रिएक्शन होते हैं लोगों के, कि बताइए, एक ये है, बताया, एक ये होता है, कैसा लग रहा है ये आदमी, पागल लग रहा है ना, क्या है ये? यहाँ भी हमने उसका मजाक उड़ाया, क्या है ये, लेकिन हंस के, और एक ने दिल में लगा के, ये देखो अपने आप क्या समझ रहे हैं, दिल पे ले लिया। किस लिए भाई? तुम क्यों दिल पे ले रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? तो जिंदगी को दिल पे मत लो। गौतम बुद्धा ने कहा है, बुद्धा जी ने कहा है कि आपको अगर कोई भी उड़ान उड़नी है, चाहे वो ध्यान की हो, चाहे रिलैक्सेशन की हो, तो उसके लिए भाई, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो वजन तुम्हें रखने पड़ेंगे नीचे जमीन पे, ठीक है? वजन नीचे रखो और फिर उड़ जाओ। आसान है, वजन लोगे, ग्रंथियां पालोगे तरह तरह की, ये सब मत करो।
और खुश रहने की यार कोशिश करो। मुझे मालूम है आसान नहीं होता, लेकिन उसमें बहो नहीं। टीवी इतना ज्यादा मत देखो। टीवी देख के आओ, जैसे मैंने कहा, मैंने न्यूज में देखा ये प्रॉब्लम हुई, 2 बार देखा, मेरे खुद आंसू आ गए, मैं जाके रो लिया, अपने आप को खाली कर लिया। करो ना, किसकी शर्म है। पूजा पे बैठ के एक बार जिसको भी मानते हो उसके लिए प्रे कर लो, लेकिन आप उसमें जियो नहीं ना। और मेरे तो तमाम हंसने के बहाने ढूंढता हूँ मैं तो। तमाम बातें मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग एक दूसरे से मस्ती करते रहे। अब लॉकडाउन, अब देखना ये लॉकडाउन खुलेगा तो अब ऐसा होगा। अभी तो होड़ मचेगी टीवी इंडस्ट्री में, इसमें न्यूज चैनल्स में। अब सब चाहेंगे कि कुछ नई चीज सबसे पहले हम कवर कर लें। देखिए कैंपटी फॉल में किस तरह से लोग जो हैं उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क पहन के, मास्क डूबते चले जा रहे हैं लोगों के पानी में। इस तरह की बातें हम अपने आप को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब जैसे एक वो कीड़ा कौन सा उड़ता हुआ चला आ रहा है, अब उसको लेके परेशान हो जाओगे यार। वो कीड़ा, क्या नाम है उसका, लोकटास क्या है वो वो उसमें परेशान हो जाओगे। अबे ठीक है यार, अभी आने दो, कीड़े को भी देख लिया जाएगा यार। जब इतनी बड़ी चीज कोरोना का देख लिया, कीड़े को भी देख लेंगे। और बोलो तो यार प्रवीण, तुम्हारी बात का जवाब मैंने दे दिया। कैमरे के सामने जो सहजता से, सहज वर्ड है ये, और सहजता अनुभव है, और सच बोलना अपने आप से ये जरूरी है। लोग कहते हैं ना, हम सुन रहा हूं, आपको सुनते नहीं है। यू हैव टू बी गुड लिसनर। सच बोलें। अगर आप सहज नहीं है तो मुसलसल कोशिश करते रहो, और सहजता वो अनुभव है, जब तुम्हें मिलेगा तो आनंद बहुत आएगा। और ये दूसरा ध्यान है एक्टिंग को मैं इस तरह से लेता हूँ भाई, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं इस तरह से लेता हूँ कि एक्टिंग वो है जो घट जाए। मेरी, अच्छा तो इसके सवाल थे कुछ यहाँ पे, पसंदीदा फिल्म और कैरेक्टर जो मैं हमेशा से करना चाहता हूँ। मैंने कैरेक्टर ढेर सारे करे हैं, लगभग हर तरह के कर चुका हूँ सीरियल्स में। मेन रोल, लाउड विलेन, सबड्यूड विलेन, सब। लेकिन मैं करना चाहता हूँ फिल्म में मेन विलेन करना चाहता हूँ, जो अब आजकल का दौर अलग है, लेकिन पता नहीं, मेरी इच्छा है। और बहुत सारे रोल हैं जो चैलेंजिंग हो, जो मेरी फिजिकल करता है, जो आमतौर से कास्टिंग में लोग कहते हैं नहीं नहीं तुम इतने लंबे चौड़े नहीं हो, वो नहीं जाएगा, तो मैं वो रोल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहिए और खूब बातें करिए आपस में, जब मन करे हंसिए, बोलिए। और आगे क्या होना, मैंने कहा आगे क्या होना ये मत सोचो, वो हमें नहीं पता है। मैं एक किस्सा बता देता हूँ। मेरे दोस्त से, उनकी वाइफ चर्च गेट में कोई ऑफिस में काम करती थी। वो काम उनका जल्दी चली जाती है, तो शाम को अपने ऑफिस से निकली और ट्रेन के डिब्बे में पहुंची, जहां रोज डेली पैसेंजर्स होते हैं, सब जान पहचान, मौसी हो, काकी हो, आंटी नमस्ते, आ जाओ जल्दी आ जाओ। वो अंदर गई, अंदर जाती तुरंत उनको कुछ याद आया और भीड़ को चीरती हुई कूद पड़ी प्लेटफॉर्म पे। और सब बोले अरे कहाँ जा रही, अरे मैं कुछ भूल गई। वो उतर के अपने ऑफिस गई। ऑफिस क्यों गई, उनका मोबाइल छूट गया था। तो लोगों ने, ऑफिस वालों का, हाँ मोबाइल छूट गया था, मुझे मालूम है तुम लौट के आओगी, चलो आओ, आ गई हो तो चाय पी लो, अब फला इतने बजे की ट्रेन पकड़ना। और उन्होंने चाय पीना शुरू किया। थोड़ी देर बाद खबर आई, वही डिब्बा, वही कंपार्टमेंट ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुए थे ना ढेर सारे जगह जगह पे, काफी डिब्बे ट्रेन में, लोकल ट्रेन में। तो क्या हुआ, किसी ने उनको खींचा, बचाने के लिए मोबाइल लेने भेज दिया। वो कौन है, वो है ना। तो जब उसे पता, हमें कुछ पता ही नहीं, उसकी स्क्रिप्ट है भाई। अब उसकी स्क्रिप्ट में अपने को ठीक करो, अपने को देखते रहो, दूसरे को मत देखो। तो फला ना, अपने को चेक करो, पॉजिटिव रहो यार, मस्त रहो।
और आधा पॉजिटिविटी चली जाती है। और ज़्यादा नेगेटिव लोगों से बात भी मत करो, जो डराए, अरे अब तो ये होने वाला, अब देखो ये होने वाला, बात ही मत करो, क्या मतलब है। उस चक्कर में ना पड़ो और हंसी मजाक करो, मस्त करो, अपने कॉमेडी वाली फिल्में देखो, छोटी छोटी चीज़ें स्किट देखो, ये करो, छोटे छोटे क्लाउनी शोज हैं वो देखो। मैं जिस तरह से करता हूँ मैं वो बता दिया, मैं अपने आप को कैसे अपने ठीक रखता हूँ। मैं किचन में चला जाता हूँ, पूरे कंसंट्रेशन से चीज़ें बनाता हूँ, कहानी पढ़ लेता हूँ, कभी कभी कहानी से भी उब जाता हूँ, कुछ साहित्य से भी उब जाता हूँ। तो हम गाना गाते हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छा गाना गाती है, हम लोग गाते हैं, फेसबुक में डालते हैं, है ना, ये सब करते हैं। लेकिन अपना नेचर ठीक करो, सबसे पहले तो अपनी पसंद ठीक करो, और बात बात पे परेशान मत हो। पता लगा फेसबुक में, अरे यार लाइक ही नहीं किया, इतना अच्छा मैंने डाला, लो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए। कोरोना तो बहुत छोटी चीज़ है यार, समझे। तो ये छोटी सी बात पे अगर तुम इतने डिप्रेशन में चले गए तो ये बड़ी चीज़ है। तो ऐसा मत करो और खुश रहो यार। और क्या है, थैंक यू दादा, और थैंक यू। और मैं बस चाहूँगा आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। मुझे लगता है बहुत टाइम दे दिया यार मैंने, बहुत टाइम दे दिया। अरे नहीं यार, थैंक यू। और भाई मिलते रहेंगे, अलग अलग के बड़े किस्से, एक से एक किस्से हैं मेरे, इंडस्ट्री के, यहाँ के। हम लोग प्रैंक भी बहुत करते थे, सब कुछ है, सब मस्ती में कभी दोबारा बात करेंगे। जैसे किसी ने कहा था, फरीद ने, कि एक एक प्ले के पूरे पूरे किस्से हैं, कमाल, सीखने वाले, इमोशनल भी हैं उसमें, आप हंसोगे भी। तो दिल्ली का पूरा पीरियड मेरा जो 9 साल का रहा है, कमाल का रहा है। रात रात के किस्से, रात भर के किस्से, लेकिन उतना हो नहीं सकता था। जब ये देखो अभी बढ़ गया 6:30, तो फिर ठीक है। थैंक यू सो मच यार। और विजय सैनी, राजवीर भी देख रहे हैं मुझे, और हमने देखा कि किचन में आपको, हाँ देखा ना गंभीर साहब, और मनीष भंडारी, एग्जैक्टली दादा, निगेटिव लोगों से दूर, बिल्कुल दूर रहना चाहिए भाई, मैं बता रहा हूँ। जब उनको फोन करो तो वही बातें, क्यों करो, या उनको आप मोटिवेट करो। हमारा ये भी फर्ज है, हमारे दोस्त हैं, अगर कुछ परेशान है तो हम भी फ़ोन कर लें उनको। ओके, तो थैंक यू शिवम, थैंक यू अनूप कुमार, थैंक यू भैया। और मुलाकात होती है, और बढ़िया बढ़िया किस्से हैं मेरे पास जो हम सुना सकते हैं और आपको हंसा सकते हैं। कभी हम सिर्फ कॉमेडीज़ पे बात कर सकते हैं। ये अच्छा इसने उठाया है, ये शुरू किया है सैनी ने, गुड, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत बढ़िया काल आने वाला है, तुम देख लेना, सबके साथ मस्त पैसा कमाओगे, मस्त काम करोगे, खूब सफलता मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।